क्लास में फिर क्या क्या होगा इस अप्रोच से? पहला, सबसे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी जानकारी दूंगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, हम सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं आपको एक छोटा सा अपने द्वारा बनाया गया सिलेबस का बाइफर्केशन दूंगा कि पढ़ना कैसे होता है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। दूसरी चीज, जब हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं आपसे टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा कि अच्छा ये सवाल किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, ये सवाल कैसे पूछा गया और किस तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता था। तो आपको सबसे पहले ये बातें जाननी है, और फिर हम लोग किसी एक टॉपिक से शुरू करेंगे। पेपर 1 से मैं शुरू करूंगा पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट से, और हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू कर देंगे। क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो अक्सर मैंने सुना है और देखा भी है, मुझे कहा गया है इसी बात को, कि अक्सर क्या होता है, ऑप्शनल पेपर पढ़ाते हुए बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। 700-800 बच्चों की फौज जो है क्लास में बैठी हुई है। देखिए, प्रोस्पेक्ट आईएएस का ये नियम है, हम लोग 700-800 बच्चों की फौज नहीं बिठाते हैं, कोई फायदा ही नहीं है। हमारा बैच छोटा होता है, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, ताकि हम ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई कर पाए। इससे फायदा क्या है, पढ़ाई या क्लासरूम का जो वातावरण है वो डायलॉजिकल हो जाता है। डायलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, आप लोग समझेंगे, और फिर मैं आपसे खुद पूछूंगा। जो मेरे विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं कि हर 15 मिनट 20 मिनट, कई बार आधे घंटे में मैं कहता हूं एनी डाउट्स, कोई डाउट तो नहीं है। और अक्सर शिक्षक क्या होता है ना, शिक्षक को सब दिखता है। अब उसमें देखिए क्या दिख जाता है, हमें शक्ल से पता लग जाता है बच्चे को पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो मैं अक्सर क्लास में ये काम करता हूं, बाउंस गया या यहां से गया, तो बच्चे आजकल हंस के इशारा करते हैं, सर ये ऊपर से गया। ऊपर से गया का मतलब क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, तो हम लोग फिर से समझाते हैं। तो पहला चीज होगा, एक पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा हर एक विचार को, उस विचार को आप समझेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर आपसे डाउट्स क्लियरेंस होगा, और फिर आप अपने डाउट्स पूछिए। जितना ज्यादा आप डाउट्स पूछेंगे उतना ही अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। मेरा ये मानना है कि जिस तरह की टीचिंग मैं करता हूं उसमें डाउट्स की जगह बहुत ज्यादा बचती नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को मैं बच्चों के हिसाब से सोचकर डिलीवर कर देता हूं कि बच्चे के दिमाग में वो चला जाता है। फिर मैं आपको डिक्टेट करूंगा, जो मैं डिक्टेट करूंगा, वट एवर आई एम डिक्टेटिंग यू हैव टू राइट इट डाउन अपनी कॉपी में, और जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो भी आपकी कॉपी में जाना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, आप लिखने का प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आप लिखना जान लेंगे। नंबर 2, बोर्ड पर कैसे किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया, इससे आपकी कॉपी में क्लास में ही माइंड मैप बन जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मदद करता है एग्जामिनेशन के टाइम पे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, और आपकी लगभग 3 से 4 घंटे की क्लासेस जो है मेरे साथ होती हैं, उसमें हम लंबे लंबे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं। फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। होमवर्क क्यों जरूरी है, मेरे पढ़ाने से, आपके क्लास आने से फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप घर जाके लिख नहीं रहे हैं। इफ यू आर नॉट इन टू हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी डे, आप इसको मार्क कर लीजिए, एवरी डे, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ यू क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू गेट लेस। ठीक है, वो घटता जाएगा, इट्स गोइंग टू डिक्रीज। सो यू हैव टू राइट एवरी डे। मैं आपको हर दिन सवाल दिया करूंगा, आप लिखिए, आप खुद मुझे बताइए कि कब आप सबमिट करना चाहते हैं। हालांकि मेरी अपेक्षा होती है, आई एक्सपेक्ट दिस, दैट यू विल गिव मी द आंसर शीट्स और योर असाइनमेंट और योर अटेम्प्ट ऑफ द आंसर द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो एक दिन आपके पास समय मिल जाता है, फिर आप लिख के अपना सवाल लेके आते हैं, फिर उस सवाल पे मैं टिप्पणी करूंगा। आप, अगर मैं कहता हूं आपको कि आप इसे दोबारा लिखिए, तो आप उसको लिखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे ना उतने ही अच्छे से आप जो है इस एग्जाम में पास कर पाएंगे। 250 के 2 पेपर हैं, बहुत ज्यादा नंबर आपके हाथ में है। तीसरी चीज, क्या फायदा पढ़ना और होमवर्क करने का जब टेस्ट नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, घर जाके तो हो सकता है आप मुझे बोले कि सर हमने 15 मिनट में लिख लिया, क्या पता घर पे आप इस पे 4 घंटे लगा रहे हो। तो हमें क्या करना है, एफिशिएंट बनना है। वी नीड टू गेट एफिशिएंट, राइट। हमें एफिशिएंसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट सीखना है, इसीलिए आपका रेगुलर टेस्ट होगा। टेस्ट भी आपको आके देना है, यह भी आपके कोर्स का भाग है। यानी क्लासरूम में सिर्फ डिक्टेशन नहीं है, क्लासरूम में टीचिंग है, क्लासरूम में इंटरेक्शन है, डाउट क्लियरेंस है और डिक्टेशन है। ये 4 चीजें क्लासरूम में है। क्लासरूम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फिर घर के बाद काम बढ़ जाता है, वो करना है, लिख के लाना है, प्लस टेस्ट है, मेंटरशिप तो है ही, और साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखिएगा,
अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी एक टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप पढ़ लीजिए, हालांकि हर एक पेपर के बारे में किसी एक टेक्स्ट बुक पर नहीं टिकना चाहिए। लेकिन अब आपसे मैं ये थोड़ी कहूंगा कि आप जाके 10 किताबें पढ़िए, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, मैं आपको वैल्यू एडिशन दिया करूंगा, अपनी तरफ से जो मैंने लिखवाया वो तो है ही, इसके अलावा जो मैं आपको हैंडआउट्स दूंगा, उन हैंडआउट्स को आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है वो हैंडआउट्स और आपके क्लास नोट्स मिलके आपके पेपर का कायापलट कर दें और आप बहुत अच्छा रैंक ले आएं। मेरा ये विश्वास है और ऐसा हमने होते देखा भी है कि ये हुआ है। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की मैं बात करूं जो वहां पढ़ाता था, चाहे हम जेएनयू को देखें जब हम वहां काम करते थे, या फिर मैं यहां की बात करूं जो मैं प्रोस्पेटाइस में पढ़ा रहा हूं, कहीं की भी हम बात कर लें, ये हमने होते देखा है कि जो हम मटेरियल यहां देते हैं उसका आपको बहुत फायदा पहुंचता है। तो पूरा का पूरा जो आपका ये मॉड्यूल है मेरे साथ लगभग 5 महीने का होगा, और इस 5 महीने में हम लोग PSIR को कंप्लीट करेंगे। और मेरा ये दावा है कि जब हम उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप कहेंगे कि थैंक यू सो मच सर, आपके साथ पढ़ के हमें और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया PSIR में। और अंतिम बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन का लेवल BA ऑनर्स का होगा, लेकिन आपका पेपर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सिलेबस का पेपर नहीं है। इस पेपर में आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कम चीजें पढ़नी है। यानी आप दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको अपना पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। आप किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना है। चुनिंदा भाग आपको पढ़ने हैं। और मुख्यतः क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, पढ़ना है। नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, ये थोड़ा पढ़ना है। नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है भारतीय शासन एवं राजनीति, भारतीय सरकार, बाकायदा सरकार, शासन पद्धति, ये सारी बातें आती है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपको पढ़ना है कि भारतीय सरकार और राजनीति आपको पढ़ लेना है। उसमें आपको पॉलिटी के संबंधित भी आपको पढ़ना है PSIR के दृष्टिकोण से, नेशनल मूवमेंट को भी देखना है, और इसके अलावा आपको किस प्रकार से सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, कैसे नियोजन की प्रक्रियाएं हुई हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है। फिर आप पढ़ते हैं तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का क्या स्कोप है, उपागम है, थ्योरीज क्या है, वगैरह वगैरह, ये आपने उसमें पढ़ लिया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर आपको पढ़ना होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जानकारी, और इसी से जोड़ के आपको आगे पढ़ना होता है भारत तथा विश्व, इंडिया एंड दी वर्ल्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम भारत की विदेश नीति पेपर सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक बड़ा पेपर पढ़ रहे हैं जिसके दायरे में भारत की विदेश नीति आता है। सो वी आर नॉट रीडिंग ओनली इंडियन फॉरेन पॉलिसी, वी आर एक्चुअली स्टडीइंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो सिलेबस के बारे में एक अच्छा जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज मेरी जो आपसे गुफ्तगू थी ये यहीं पे सीमित है। अब आप लोग जल्दी से जल्दी अपने बैच में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। 7 अगस्त से हमारे इस साल का बैच लॉन्च हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस एंड IR, भारतीय संविधान वगैरह सारी उसमें आप जानकारी लेंगे। वहां पे आपको जाहिर सी बात है पॉलिटी में थोड़ा हेल्प कर सकता है ये पेपर। ये पेपर आपको GS1 में थोड़ी हेल्प कर सकता है, ये पेपर आपको GS3 और 4 में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन मत भूलिएगा, आप जब इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसे GS के लेवल से अलग मानिए। अगर आपने GS का लेवल का आंसर ऑप्शनल में लिख दिया, आंसर खराब। अगर आपने ऑप्शनल का लेवल का आंसर GS में लिख दिया, आंसर खराब। दोनों स्थिति में आपके अंक कट जाएंगे, ठीक है, आपको कम अंक मिलेंगे, ये इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड अगेन वेलकम टू प्रोस्पेक्ट IAS। थैंक यू।